हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 8 ऑफ माय 100 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज एक हफ्ता हो गया है और एक वीक में क्या क्या किया मैंने वो मैं पिछले वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरा पिछली वीडियोस देख सकते हैं बाकी 7 डेज की। और बाकी 7 डेज में 2-3 दिन जिम स्किप हुआ, कुछ एक्टिविटीज की वजह से, पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने जैसा प्लान किया होता है वैसा प्लान नहीं जाता तो ये यूजुअल है, इससे कोई वो नहीं है। हाँ, आपका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो जरूर हो सकता है, उसको कंपनसेट करके आप थोड़ा सा प्रोग्रेस को बैलेंस कर सकते हैं। सो आज है डे 8 और डे 8 में कल तो शायद आपने स्विमिंग में फिजिक देख ली हो, लेकिन वो लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट थी। तो आज इस लाइटिंग में जो कि मैं हर वीक दिखाऊंगा, सो आज एक फिजिक अपडेट देखते हैं। सो अभी की फिजिक कुछ इस तरह से है। ये फिजिक है। अभी वेट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस फिजिक का पिछले वीक से वेट कितना। वेट आप सब लोगों ने देख लिया कि वेट आज का कितना है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है और ये ओवरऑल पूरे वीक का अभी मैंने दोबारा से कैलकुलेट करना है। अभी ये जो आज से लेके अगले वीक डेज तक, सो वेट इतना ज़्यादा अभी डिफरेंट फील नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट फील होना चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब पिछले वीक की पूरी एवरेज निकालूंगा और इस वीक में भी पूरी रोज़ाना की एवरेज निकाल के और उन एवरेजेस को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम कुछ कह सकते हैं कि क्या कोई वेट रिड्यूस हुआ है या नहीं। इस वीक का पूरा चार्ट शेयर कर रहा हूँ मैं, और 7 डेज़ में क्या डिफरेंस आया है वो है 1.22 किलो, जो कि बहुत अच्छा डिफरेंस है। आज 8th डे है और पिछले वीक जो खाना खाया था वो इस बार नहीं खाएंगे। अगर तो इंग्रेडिएंट सेम हुए तो उसको हम थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे और ताकि टेस्ट ही आए और ऐसा फील ना हो कि ये क्या बंदा खा रहा है और बहुत मुश्किल से खा रहा है। तो वो चीज़ जो मुझे पसंद है और वो मैं डेली खा सकता हूँ, वो इस वीक भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, जैसे कि योगर्ट हो गया या भी प्रोटीन हो गया, जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे तो बहुत ठीक है। उसके अलावा बीफ, चिकन और फिश को मैं डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो मैंने आज एक डाइट प्लान बनाना है। सो मील नंबर 1 प्रिपेयर करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, कुछ डेज़ पहले मैंने कुछ शूज़ मंगवाए थे अपनी रनिंग सेशंस के लिए। सो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं जो कि मैं रोटेशन में यूज़ करता रहता हूँ। अब रोटेशन में डिफरेंट शूज़ क्यों यूज़ करने होते हैं, उससे आपको थोड़ा सा इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। हर शू आपको थोड़ा सा आपके लेग्स मसल जो है वो डिफरेंट टारगेट करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें हल्का सा बेनिफिट होता है आपको इंजरी प्रिवेंट करने में। इसलिए मैं शूज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ। वैसे भी मुझे शू कलेक्शन का शौक़ है। तो एक शू मैंने मंगवाया था, और वैसे मेरे पास ओरिजिनल हैं बाकी सारे शूज़, लेकिन ये मैंने एक कॉपी शू मंगवाया है एक ऑनलाइन पाकिस्तानी स्टोर से, और वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ उसको कि वो किस तरह के हैं। और कल मैंने उसका एक रन टेस्ट किया था जो स्विमिंग के बाद रिकॉर्ड में नहीं कर पाया। आज या कल मैं किसी एक दिन रिकॉर्ड करूँगा रनिंग सेशन, तो उसमें आप देख लेंगे और उसमें हम देखते हैं कि उसका प्रोग्रेस क्या है और किस पेस पे वो मुझे हेल्प कर सकता है। लाइक क्या मैं ज़्यादा पेस पे भाग सकता हूँ, उस पर ज़्यादा स्पीड में भाग सकता हूँ, कितना डिस्टेंस कवर करता हूँ और कैसा कंफर्ट लेवल है उसका। सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे भाई ये रेसिंग में ये शूज़ बैन है, चाहे मैं ये ओरिजिनल लेके जाऊँ या चाहे मैं इसको कोई फेक इस तरह की कॉपी या रेप्लिका इज़ अ प्रॉपर वर्ड। तो रेप्लिका शूज़ हो या ओरिजिनल शू हो, कोई सा भी हम रेस में नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसकी स्टैक हाइट बहुत ज़्यादा है। अब आई डोंट नो लोकल रेसेस में क्या उसकी रूल्स हैं, बट इंटरनेशनल रेसेस में यही रूल्स हैं। लेकिन डेली वैसे ही रनिंग के लिए अगर आपको चाहिए और
कैसी फील है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, शूज़ जो मैंने मंगाए थे वो शूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल शूज़ भी हैं। सो ओरिजिनल शूज़ ये कुछ मैंने मंगाए थे, ये सुपर शूज़ हैं और ये मैंने मंगवाए थे बेल्जियम से। अब ये मंगवाए कैसे थे मैंने, आपका अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी आ रहा हो और वो आपके लिए लेके आ सके तो बेस्ट है। उसके अलावा मुझे भी कोई रास्ता पता नहीं है कि कौन सा रास्ता बेहतर है इस तरह इंपोर्ट करने के लिए या कुछ भी इस तरह मंगाने के लिए। अब ये मुझे पड़े थे कोई 230 यूरोस के और ये सुपर शूज़ हैं और दिस इज़ रियली ऑसम शू। और ये थोड़ा सा शायद मैंने यूज़ किया हुआ है, सो इट्स डर्टी। तो ये है पूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 3। ये प्रोफेशनल रेसर है और इसके अंदर कार्बन प्लेट है, ये बीच में आपको नज़र आ रही होगी। इसके बारे में आप बाकी भी सर्च कर सकते हैं। सो ये तो एक मेरा शू है जो कि रेसिंग के लिए, और मैं अगर किसी मैराथन या 5 किलोमीटर, वैसे मैं ज़्यादा मैराथन में इंटरेस्टेड नहीं होता, कम छोटी रेसेस में होता हूँ इंटरेस्टेड। इतना अच्छा रनर वैसे बाय द वे मैं नहीं हूँ कि मैं रेसेस जीतूं, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और बाय टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी पोजीशन पे आ सकूँ। खैर, पहले से मेरी पेस अब बहुत बेहतर है। तो शूज़ आपको थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं आपकी पेस बढ़ाने के लिए, और इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आपका वर्कआउट बेहतर होता है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, VO2 मैक्स बेहतर रहता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आप कंज्यूम करते हो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के दौरान, वो मेरा काफ़ी बेहतर हुआ है। मेरा पहले कोई अराउंड 34 था और पेस मेरी थी कोई 9, जो कि लोग वॉक करते हैं 9 पे। सो बहुत ही बुरा था मैं रनिंग में। अब जाके मैं कम से कम कोई 6 to 5 की पेस पे भाग लेता हूँ और डिस्टेंसेस भी बेहतर कवर कर लेता हूँ और जल्दी थकता भी नहीं हूँ। VO2 मैक्स भी मेरा 40 हो चुका है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप वो करें। अच्छा, जो जूता मैं दिखाने वाला था कि मैंने यहाँ पाकिस्तान में मंगाया है, वो यही है। डब्बा बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है जैसा कि ओरिजिनल है, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्वियसली, और ये थोड़ा ख़राब है। आई डोंट नो पाकिस्तान में डब्बा क्यों ख़राब होता है ये मुझे नहीं पता, और कभी कभार सही भी होता है, लेकिन मोस्टली मैंने इस तरह के डब्बे पे लाइक कंप्रोमाइज़ करते हुए देखा है ब्रांड्स को। तो ये कॉपी शूज़ हैं और ये रेप्लिका है बेसिकली। वो तो जो मैंने आपको दिखाया वो डेविएट एलीट नाइट्रो 3 है, वो रेसर है, प्रॉपर सुपर शू है, और वो बहुत ही लाइट वेट है, कुछ 211 ग्राम्स है वो एक जूता, जो 43 यूरोप साइज है। और ये थोड़ा हैवी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखने में बहुत ही कूल है, दिस इज रियली रियली अमेजिंग। और इसमें डिफरेंट और भी कलर्स हैं। सो ये है बेसिकली, इसका नाम है RB नाइट्रो। RB नाइट्रो क्यों कहते हैं इसको RB नाइट्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूल ब्रेकर नाम रखा गया है पूमा की तरफ से, रूल ब्रेकर नाइट्रो। अब ये नाइट्रो इसलिए कि नाइट्रोफॉर्म है इसके अंदर। किसी भी पूमा के आप देखें तो उसमें मोस्टली नाइट्रोफॉर्म्स यूज होते हैं, नाइट्रोफॉर्म टेक्नोलॉजी है। और इसके ऊपर भी सॉर्ट ऑफ मैश है, बट इसका मैश इतना औसम नहीं है, इसीलिए इसका वेट भी ज़्यादा है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली आई डोंट नो क्या मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जितनी कॉस्ट इसकी है उससे डबल ट्रिपल 4 गुना कॉस्ट उसकी पड़ रही है। सो ये मुझे कोई 15,300 का पड़ा है। ऑनलाइन स्टोर है एक, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाय द वे मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन इनके जूते अच्छे हैं। और ये भी मेड इन वियतनाम है, जो ओरिजिनल बनते हैं वो भी मेड इन वियतनाम होते हैं, तो इसलिए इसकी क्वालिटी मुझे लगता है कि बाकी बहुत सारे रेप्लिका जूतों से बेहतर है। सो कल इसमें मैंने रनिंग की थी और इसमें बड़ी अच्छी पेस आई थी मेरी, और कंफर्टेबल भी था काफ़ी, और वैसे नॉर्मली भी पहनने के लिए कंफर्टेबल है और कूल भी है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा कूल है, ये आप देख सकते हैं। कलर आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इतना शार्प कलर पसंद नहीं है, मैं शार्प कलर्स पहनता हूँ, तो आप कोई भी वो कर सकते हैं। सो ये 15,300 का है। आप इससे भी सस्ता जूता ले सकते हैं, कोई बिल्कुल बाटा से भी आप ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। बस सिर्फ ड्यूरेबिलिटी का शायद इशू हो आपको अगर आप न्यू है रनिंग में। सो ये थी थोड़ी सी अपडेट अबाउट शूज़, रनिंग शूज़। और
इसमें मैं रनिंग करूँगा और मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे दो या डिफरेंट शूज़ कैसे पेस को अफेक्ट करते हैं और कैसे कंफर्ट लेवल उसका डिफरेंट होता है और फील क्या होती है। ठीक है, ये सारे शूज़ मैं रोटेशन में यूज़ करूँगा और आपसे मैं शेयर करूँगा कि कौन से शूज़ अच्छे हैं, कितना आपको एडवांटेज दे सकते हैं और पैसों का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। बने रहिएगा अगली वीडियोस में, जब भी मैं रनिंग करूँगा आपको मैं ये शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट मील में। ओके गाइस, तो आज की कैलोरीज तो डिफरेंट नहीं है, विच इज 2300, बट रेसिपीज डिफरेंट हैं और इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। कुछ सेम इंग्रेडिएंट्स भी हैं, वो मैं रोज कंज्यूम कर सकता हूँ, रोज मैं खा सकता हूँ, सो दैट्स इजी फॉर मी। आज मैं चाय और ब्राउन शुगर या चीनी, वाइट शुगर कोई भी आप ले सकते हैं, और वो मैं मिक्स करके चाय बनाने वाला हूँ और साथ में बाहर से जो नान मिलते हैं वो नान मैं खाने वाला हूँ। और पानी मैंने पी लिया मील नंबर 1 से पहले, पूरा मैंने 1 लीटर नहीं पिया, थोड़ा सा रह गया, तो ये मैं फिनिश करता हूँ। और उसके अलावा मैं बनाने लगा हूँ मिल्क शेक सेम है, सिर्फ इस बार मैं जो बाकी मैंने मैक्रोस कैलकुलेट किए हैं, तो मुझे फैट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इस मैक्रोस के हिसाब से मॉर्निंग में। तो क्योंकि मॉर्निंग में जो एग फ्राई कर रहा था मैं, वो एग फ्राइड अब नहीं है और सुबह का ऑयल ख़त्म हो गया, तो बाकी में भी मैंने ऑयल ऐड कर दिया है बाकी मील्स में, और इसमें भी ऑयल तो नहीं है। तो जो ग्रीक योगर्ट के अंदर फैट है, जो कि ऊपर से मैं रिमूव करके उसको मैं 240 कैलकुलेट कर रहा था कि 240 या 230 ग्राम्स योगर्ट बच रहा था, उसके बजाय मैं पूरा जितना फैट समेत योगर्ट है वो मैं पुट करूंगा, तो ये फैट कंटेंट बढ़ा देगा और मॉर्निंग में भी मुझे फैट मिलेगा। इससे मेरी फैट इंटेक भी इक्वल हो जाएगी और ये जो बैलेंस मैंने बनाया है, दिस इज रियली गुड। और इस तरह के डिफरेंट बैलेंसेस बना सकता है बंदा जब भी आप किसी कटिंग डाइट पे हो या किसी गेनिंग डाइट पे हो या किसी मेंटेनेंस कैलोरीज के डाइट पे हो, रिकाउंट कर रहे हो, तो दोनों किसी भी केस में ये इस तरह की कंपोजिशन बड़ा हेल्प करती है आपको, और आपको कभी भी फील नहीं होता कि आप किसी डाइट पे हो या आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो कि आप डेली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। सो ये वही डाइट आपने चूज करनी है जो लॉन्ग टर्म हो सके, और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेहतरीन अप्रोच है। सो ये मैं करने लगा हूँ। अगेन 1 स्कूप वे प्रोटीन, 70 ग्राम्स बनाना है, और उसके अंदर एक फुल ग्रीक योगर्ट 250 ग्राम्स, 240 ग्राम्स नहीं, फुल फैट के साथ। सो कैलकुलेशन मैंने सारी कर ली है। दिस इज 200 ml। ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने मेजर किया। आप कोई भी ऐसा कंटेनर ले सकते हैं जिसपे आपको मेजरमेंट मिल जाए, कोई बॉटल्स हो सकती हैं जिसके ऊपर मेजरमेंट लिखी होती है। सो लिक्विड मेजर करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। अच्छा, फूड स्केल पे मैंने नान, ये मैंने आधा काट लिया था और इसको मैंने मेजर किया तो ये थोड़ा सा ज्यादा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह काट लिया हाथ से और इसको फिर मैंने कैलकुलेट किया। सो दिस इज 55 ग्राम्स। तो 55 ग्राम्स ये हो गया। अगेन ग्रीक योगर्ट, बनानास वही 70 ग्राम्स, और ये ब्राउन शुगर है जो कि मैं इधर रख रहा हूँ। इसमें मैं डाल लेता हूँ चाय बनाने के लिए। अच्छा, तो ये मैं डालने लगा हूँ मिल्क, व्हिच इज दिस लो फैट मिल्क, और इसमें मैं ऐड करता हूँ 3 टीस्पून्स ऑफ ब्राउन शुगर। तो ये टीस्पून है, ये टीस्पून है, ठीक है, और ये टीस्पून ही होना चाहिए। सो एक मैं भर के, बहुत ज्यादा नहीं भर रहा मैं, लाइक दिस 1 and 2 and 3। so ये 3 टीस्पून ये डाल दिया मैंने, which is brown sugar। ये जब तक बॉयल होता है तब तक मैं ये नान भी गर्म करना है मैंने, तो ये मैं ऐसे ही सेक लेता होता हूँ आग के ऊपर, ठीक है, फ्लेम के ऊपर, और ये मुझे इसी तरह से पसंद होता है। ये मैं, और हमें चाहिए ये बनाना, और आज ये फुल डालना है, ठीक है।
तो ये हमें विद क्रीम चाहिए, तो ये होल हमने इसी तरह से ऐड करना है। तो इसको मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, बड़ा इजीली आएगी फिर। ये चाहे ये कितनी भी डाल सकते हैं आप, ये सिर्फ लीव्स ही हैं और इसका कलर ही निकलता है, फ्लेवर आता है। सो इसमें कोई कैलोरीज उस तरह से नहीं है, तो ये आप बगैर कैलोरीज के भी आप कैलकुलेट किए बगैर भी इसको डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा, ये आपके अपने ऊपर है कि आप तेज पीते हैं या लाइट पीते हैं, दैट्स अप टू यू। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, ये सिर्फ मिल्क है। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा चाय पीनी है और आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो ये समझे दूध पत्ती बन रही है। और तब तक मैं ये बनाता हूँ। मिल्क शेक इज डन, चाय इज डन, नान मैं गर्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ डाइनिंग टेबल पे। सो गाइस, हम हैं डाइनिंग टेबल पे और आप देख सकते हैं दिस इज नान। ये थोड़ा सा आपको जला हुआ लग रहा होगा, इतना जला हुआ मैं नहीं खाता, थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद होता है तो ये मैं खा लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ द टी। अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहता मैं तो मैं इसमें पानी भी डाल सकता था, और उसको मैं टेस्ट करके चेक करता हूँ। दिस इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। और 3 टीस्पून में ये बिल्कुल वेरी स्वीट तो नहीं कह सकता, बिल्कुल मॉडरेट एक स्वीटनेस है, मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। और साथ में वही मिल्क शेक, इसमें मैंने 2 आइस क्यूब डाल दिए हैं। मेरे पास जो आइस क्यूब का साइज़ है ग्लास बन जाता है 2 आइस क्यूब डालने से। तो ये मैं रोज़ाना ये पीऊँगा मॉर्निंग में, और साथ में अब ये वाला नाश्ता कंटिन्यू होगा, और ये मैं कंज्यूम करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मील नंबर 2 में। ऑलराइट गाइस, बारी है मील नंबर 2 की, और मील नंबर 2 में राइस मैंने ड्राई मेयर करने। सो वैसे रात को भी मेरे राइस हैं, सो 100 ग्राम्स ड्राई अनकुक्ड राइस एक टाइम पे मैंने खाने। सो उसके लिए बेहतर यही है कि मैं दोनों एक ही बार बना लूँ, या मैं अगले दिनों के लिए भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो बना सकता हूँ, जैसे आप मैनेज कर सकते हैं उस तरह। तो मैं इसको 2 सर्विंग्स बना रहा हूँ, एक रात के लिए और एक अभी के लिए। कुक होने के बाद राइस का वेट डिफरेंट हो जाएगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फिर मैं इस तरह करूँगा कि कुक होने बॉयल होने के बाद उसको मैं दोबारा से मेजर करूँगा, और जो वो ओवरऑल आएगा उसका मैं हाफ एक मील में करूँगा और हाफ दूसरे में। ये मेजर करते हैं, तो कितना मैं लेता हूँ, 200 ग्राम्स ले लेता हूँ मैं। तो ये एक स्कूप तकरीबन 67 ग्राम्स है, सो इट मीन्स के ये 107 ग्राम्स है अगर इस तरह आप 1.5 स्कूप लेते हैं। तो ये स्कूप सिस्टम बड़ा अच्छा है, स्कूप मेजरमेंट इज वेरी नाइस, इससे बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, डालना भी ईजी है। और आप देख रहे होंगे कि ये मैं डाल किस रहा हूँ। तो ये जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे मेरे पास फ्री हो जाते हैं, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ये दे आर रियली नाइस, दे आर एयर टाइट, और उसके साथ स्कूप भी होता है। ये डिफरेंट एक स्कूप है, वो वाला स्कूप नहीं है जो इसमें होता है, बट ये भी पुराना स्कूप पड़ा हुआ वो पहले का, ये मैंने इसमें ऐड किया। और इसको मैं धोता हूँ और इसको मैं सोक करने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद इसको बॉयल करूँगा। चिकन मैंने रख लिया है, चिकन मैंने अगैन मेयर कर लिया, इसको मैंने पानी में डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ, और इसको मैं उसी तरह से कट करूँगा जैसे मैं कल रात को किया था, और बिल्कुल थिन स्लाइसेस। और इसको मैं चिकन चिली ड्राई बनाने लगा हूँ, जो कि बड़ा अमेजिंग फ्लेवर होता है। और इस 120 ग्राम्स चिकन और 100 ग्राम्स हम इसमें से यूज़ करेंगे, 100 ग्राम्स अनकुक्ड। और अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो आप कल वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं डे 7 की, और उसमें लास्ट मील मैंने यही बनाया है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ये डे 7 की रेसिपी है डिनर की, ये मैं बनाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मील नंबर 2 रेडी है, और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कल रात को मैंने मील बनाया था। इसमें थोड़ा सा एक मैंने चेंज किया है कि एक क्वार्टर या 4th पार्ट मैंने
चिकन क्यूब स्टॉक जो मिलता है वो मैंने डाला, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। सो दिस इज़, ये 100 ग्राम्स ये मैंने आधे कर लिए थे, आधे मैंने रख लिए हैं रात के लिए। और चिकन 120 रॉ चिकन ब्रेस्ट का वेट है, और ड्राई अनकुक्ड राइस 100 ग्राम्स थे। और बॉयल होने के बाद ये थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं, आपको ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, बट इट इज़ रियली गुड कार्ब्स, ठीक है। और ये कार्ब्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने डाइट के अंदर। ये 2300 का मील प्लान के अंदर ये फिट होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये ज़्यादा कार्ब आपको नज़र आ रहे हैं, ये कट होंगे स्टेज 2 में। ये स्टेज 1 है विच इज़ 30 डेज़, और अगले 30 डेज़ जो सेकंड मंथ होगा वो स्टेज 2 होगा, जिसमें 2100 कैलोरीज होंगी। और वो जो कैलोरीज कट होंगी 200 कैलोरीज वो कट होंगी कार्ब्स से। साथ में डाइट पेप्सी मैं बताना भूल गया हूँ, डाइट नहीं, ज़ीरो पेप्सी। डाइट पेप्सी और ज़ीरो पेप्सी और कंट्रीज़ में अलग अलग होती है। सो पाकिस्तान में सिर्फ ज़ीरो शुगर पेप्सी ही मिलती है बेहतर है। आप कोई सी भी ड्रिंक जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ज़ीरो कैलोरीज़ हैं, कोई कैलोरीज नहीं है इसमें, ये आप लें ना लें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ चस्के के लिए। ओके गाइस, वेलकम। अभी जिम जाने से पहले मेरा कुछ मूड बन रहा है रनिंग का। सो रनिंग मैं थोड़ा पहले करूँगा, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। वैसे आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, वर्कआउट के बाद ही कार्डियो बेहतर रहता है, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे अपना वर्कआउट करने के लिए, और वर्कआउट में आप अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन आज मुझे टाइम मिल रहा है रिकॉर्ड करने का, so मैं न्यू शूज़ जो मैंने दिन को दिखाए थे आपको, न्यू रनर्स मैं ट्राई करने लगा। ये इसका ये बड़ा फिट है, ये बगैर लेसेस के आप इजीली पहन सकते हो। सॉक्स अच्छी हैं, ये मैंने टेमी से मंगवाई थी, थोड़ी महंगी पड़ी थी, 700 के आसपास पड़ा, बट these are really nice। काफ़ी ब्रीदेबल इसका मटेरियल है, और इसकी फील बड़ी अच्छी। सो ये मैं तो इसको ट्राई कर चुका हूँ, आप लोगों को पहली बार ट्राई कराने वाला हूँ ये वाले शूज़। सो चेक करते हैं। तो गाइस रनिंग के बाद मैं पहुंच गया हूं जिम, और जिम में आज मेरा दिन है पुश डे। और पुश डे में जो पिछली बार मैंने एक्सरसाइजेस लगाई थी वही मैं लगाऊंगा, बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए रेप्स और वेट को इंक्रीज़ करूंगा आज। तो वार्म अप करता हूं, और वार्म अप के बाद मैं स्टार्ट करता हूं पुश डे।
पुश डे के लिए सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस। और बेंच प्रेस का मैं पहला सेट बहुत ही लाइट वेट के साथ लगा रहा हूँ ताकि जो वार्म अप मैंने किया है उसके अलावा भी वार्म अप हो जाए और मेरा चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर भी अच्छे से रेडी हो जाए नेक्स्ट लोड बर्दाश्त करने के लिए। तो ये है मेरा पहला वर्किंग सेट और वर्किंग सेट में मैंने 40 kgs प्लेट्स डाल के बार को भी अगर ऐड कर दें आप तो तकरीबन 60 किलोज़ या 55 किलोज़ वेट से पहला सेट परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके मैंने 10 रेप्स लगाए हैं और ये लोड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सेकंड में भी ये वेट लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही वेट ज़्यादा इंक्रीज़ करने से मैं एग्जॉस्ट हो गया और रेप्स मैंने सेकंड सेट में फिर कम परफॉर्म किए और यही चीज़ मेरे साथ थर्ड सेट में भी हुई। थर्ड सेट में मैंने वेट और इंक्रीज़ किया बट इस बार रेप्स और भी ज़्यादा कम परफॉर्म किए, लेकिन ये मुझे ज़रूर फील हुआ कि मैंने अपने मसल्स को एक अच्छा स्टिमुलस दिया है और मेरे अच्छे से मसल ब्रेक डाउन हुए हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ मोस्टली और इस बार भी मैं पुश डे में सेकंड एक्सरसाइज लगा रहा हूँ शोल्डर्स के लिए और ये है शोल्डर प्रेस। और शोल्डर प्रेस मशीन से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मशीन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना अगेन काफ़ी इजी होता है, तो वही मैं इस सेट में भी करूँगा। और आज मैं बड़ा स्लो एंड स्टेडी तरह से मैं लगा रहा हूँ अपना सेट, जो कि आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप जितना भी स्लो परफॉर्म करें और ज़्यादा तेज़ परफॉर्म ना करें, स्लो परफॉर्म करने से आपके मसल्स अच्छे से टारगेट होते हैं। सेकंड सेट में मैं वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए और इससे भी अच्छे से मसल ट्रेन हो जाएगा। और मेनली गोल ही यही है कि जितना अच्छे से मैं मसल ट्रेन कर सकूं उतना अच्छा मैं मसल ट्रेन करूं ताकि मेरा फैट लॉस भी हो और साथ में मैं मसल लॉस भी ना करूं। और मसल को ये पता हो कि उसके ऊपर हमेशा लोड आता है, तो बॉडी ने मसल रिटेन करना है और लूज़ नहीं करना। तीसरी एक्सरसाइज मैं आज फिर बैक टैक फ्लाई की बजाय इंक्लाइन मशीन फ्लाइज लगा रहा हूँ। सेट 2 में वेट इंक्रीज़ किया मैंने और अब मैं लगा रहा हूँ 15 kgs अ साइड। सेट 3 में वेट और इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इस बार मैं 10 kgs की 2 प्लेट्स एक साइड पे डाल रहा हूँ और ये एक साइड पे 20 kgs है और साथ में मशीन का वेट भी है। सो दिस इज़ अ रियली गुड वेट और इससे मैं परफॉर्म करने लगा हूँ सेट।
एक्सरसाइज नंबर 4 मैं परफॉर्म कर रहा हूँ साइड डेल्ट्स के लिए, और साइड डेल्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है साइड डंबल रेजेस। सेट 3 में भी वेट मैं सेम रखते हुए सेट परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और अगर मुझे कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना हो तो वो रेप्स के थ्रू ही करूँगा। इसमें मैंने कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं किया और मैंने नॉर्मल रेप्स ही परफॉर्म किए हैं, जो कि मैं मोस्टली परफॉर्म करता हूँ 10 से 12 रेप्स या 8 से 10 रेप्स। पुश डे का आज का अगला वर्कआउट है ट्राइसेप के लिए, और ये ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ इसका नाम है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, और ये मैं एक डंबल के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। ये डिफरेंट वेरिएशंस में परफॉर्म होती है। पिछले वर्कआउट्स में भी आप मुझे देख चुके होंगे पुश डे के दिन कि ट्राइसेप के लिए मैं यही पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। दूसरे सेट में मैं एक उससे भी बड़ा डंबल लेके आ रहा हूँ, और इस बार मैं वेट इंक्रीज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकूँ। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको करना चाहिए, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो हर सेट के बाद हो। हर सेट के बाद तो लाजमी करना चाहिए, और वीकली भी आपको थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना चाहिए। वीकली थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट फिर भी आप जितना कर सकते हैं उतना अपनी बॉडी को पुश करें और कोशिश करें कि अगले वीक थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठाएं। ट्राइसेप के लिए मैं 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, और अगली एक्सरसाइज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ट्राइसेप पुश डाउन्स। इसके भी दूसरे सेट में मैं वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और वेट इंक्रीज़ करके मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। ऑल्दो इस टाइम बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और आप बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बट फिर भी जितना मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, एक आध प्लेट ही, जो कि तकरीबन कुछ जिम्स में 5 kg तो कुछ में 2.5 kg इस तरह से होता है, तो वो मैं हमेशा करता हूँ। लास्ट में एब्डोमिनल मसल्स के लिए, एब्स के लिए या कोर स्ट्रेंथ के लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लेग रेजेस। ये कई सारे और वेरिएशंस भी हो सकती हैं आपके कोर को ट्रेन करने के लिए या एब्स ट्रेन करने के लिए, लेकिन मैं यही परफॉर्म करता हूँ। वर्कआउट कर लेने के बाद आज मैं कार्डियो के लिए वॉक और रनिंग की अप्रोच कर रहा हूँ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडमिल, जो कि एक इंडोर रनिंग या वॉकिंग के लिए
बेस्ट सोल्यूशन है। अब गर्मी के मौसम में अगर आप बाहर रनिंग नहीं करना चाहते और आप ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरी तरह, तो आप किसी भी इंडोर एक्टिविटी में अपना कार्डियो सेशन कर सकते हैं। मुझे रनिंग और वॉक करना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, तो मैं इनमें से जो भी अवेलेबल हो तो वो मैं कर लेता हूँ। जिम में ट्रेडमिल बड़ा इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए मैं इसमें बड़े आराम से एक्सरसाइजेस करता हूँ कार्डियो के लिए। मैं जो ट्रेनिंग अभी इस वक्त कर रहा हूँ ये वॉक एंड रनिंग है। कुछ टाइम के लिए वॉक और कुछ टाइम के लिए रनिंग, इसको इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं और इसको मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा। आप देखिए मेरा वॉक एंड रनिंग सेशन। इसको मैं डिफरेंट स्पीड पे परफॉर्म करता हूँ। कभी मैं वॉक स्लो कर देता हूँ, रनिंग फास्ट कर देता हूँ, बट जो एवरेज नॉर्मली मैं रनिंग कर रहा हूँ वो 9 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रनिंग नहीं कर रहा, थोड़े बीच में इंटरवल्स रख रहा हूँ वॉक एंड रनिंग के लिए।
ओके गाइस, तो जिम सेशन कंप्लीट हो गया और मैं जा रहा हूँ घर। सो हालत मेरी थोड़ी आप देख रहे होंगे, रनिंग के बाद मैं थोड़ा इस तरह हो गया हूँ। अच्छा, रनिंग आपने देखा भी होगा कि किस तरह से मैंने रनिंग की आज। थोड़ा इंटरवल ट्रेनिंग की है मैंने, लाइक वॉक रन। सो 1-1 मिनट का गैप रखा है मैंने वॉक एंड रन के बिटवीन, और वॉक एंड रन के बिटवीन 1-1 मिनट का रन, वॉकिंग 1 मिनट की वॉकिंग और 1 मिनट की रनिंग। अब रनिंग की पेस में आहिस्ता आहिस्ता और स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडमिल की स्पीड में बढ़ाता गया। सबसे लास्ट में मैंने 14 किलोमीटर पर आवर पे कर दी और उस पे मैंने 1 मिनट रनिंग की है। और वो थोड़ा सा मुझे स्टैट्स डिफरेंट दिखा रहा था, आई डोंट नो क्यों ऐसे कर रहा था, वो कोई ऑटो पे हुआ था या क्या था। बट स्टिल काफ़ी मज़ा आया आज वर्कआउट का और बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ आज। सो मिलता हूँ मैं आपको घर पे, और मील नंबर 3 और 4 दोनों मैंने नहीं लिए हुए, सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, एक रनिंग मैं टेस्ट करने लगा हूँ सेल्फी स्टिक के साथ भी। सो लेट्स रन। तो ये गाइस है मील नंबर 3 कह सकते हैं इसको, या 4 कह सकते हैं। वैसे तो मैंने 4 में इसको कैलकुलेट किया हुआ था। ये सारा कुछ मैं अभी डिनर में कंज्यूम करने वाला हूँ। तो ये गाइस बस समझें लास्ट मील है इसको, चाहे मैं स्नैक कहूँ या मील के बाद एक मीठा कहूँ। सो वैसे मैंने रखा हुआ था 400 ग्राम्स वाटरमेलन, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपका पेट भरता है बहुत ज़्यादा, टेस्ट में भी अच्छा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये फ़र्क है जंक कैलोरीज़ और अच्छी कैलोरीज़ के अंदर। दोनों के अंदर कैलोरीज सेम है, लेकिन वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक चाय का कप है और इतना सा टुकड़ा ये छोटा सा रोहनी नान का। सो आप खा सकते हैं। और ये साथ में छोटा सा ये 55 ग्राम्स रोहनी नान है। 200 ml इसमें लो फैट मिल्क है और 3 टीस्पून शुगर है, जैसे मॉर्निंग में थी। सो ये इतना छोटा सा मील है, ठीक है। ये मग आपको शायद बहुत बड़ा लग रहा हो, बट ये इतना बड़ा नहीं है। ये मेरे हाथ के साथ कंपेयर करके शायद आपको पता चले। सो ये डिफरेंस होता है एक अच्छी कैलोरीज़ के मील में, हाईली सैटिस्फैइंग प्रॉपर्टीज़ रखने वाले मील में, और लो सैटिस्फैइंग प्रॉपर्टी रखने वाले मील में। उसका वॉल्यूम भी कम होता है, जैसे ये वॉल्यूम कम है, कम ग्रामेज के अंदर, और आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह से वाटरमेलन इतना ढेर सारा आपको मिलेगा, 400 ग्राम्स, और वो इसके इक्वल बन रहा था। सो आज तो मैंने ये कर लिया, आज मेरे पास वाटरमेलन अवेलेबल नहीं था, तो कल मैं वाटरमेलन इसकी जगह इनकॉर्पोरेट करूँगा और अगला पूरा वीक मैं वाटरमेलन खाऊँगा। यही एक वो होता है कि जो आपने प्लान किया होता है वो प्लान उस तरह से नहीं जाता। सो ये हर एक के साथ होता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, और इससे मैं भी परेशान नहीं हो रहा अपने फिटनेस गोल के लिए। तो ये था आज का दिन, और मैं मिलता हूँ आपसे कल डे 9 पे। तो ये था आज का दिन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।